आज मैं आप सबके साथ नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो देखो, सबसे पहले बात ये आती है कि बजट क्या होता है और बजटरी कंट्रोल क्या होता है। देखो, बजट का मैं सिंपल सा मतलब बताऊँ ना आपको, तो बजट का मतलब होता है प्लानिंग करना। मतलब फ्यूचर में अपन को कोई काम किस हिसाब से करना है, उसकी आज प्लानिंग करना बजट कहलाता है। ठीक है। और उस प्लानिंग के जरिए चीज़ों को कंट्रोल करना कहलाता है बजटरी कंट्रोल। ठीक है। देखो, आज अगर अपनी लाइफ देखें, ठीक है, तो देखो, हर कोई आदमी हर कोई काम आजकल बजट के हिसाब से ही करता है। ठीक है। और फिर उस बजट के हिसाब से ही फिर वो चीज़ों को कंट्रोल करता है। ठीक है। आप इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अपने घर में भी देख सकते हो। जैसे मान के चलो, आपके पापा की सैलरी है 50,000 रुपये। ठीक है। तो आपके मम्मी पापा 1 तारीख को शाम को एक साथ बैठते हैं। ठीक है। और बैठकर उस 50,000 की प्लानिंग करते हैं कि पूरे महीने के दौरान इस 50,000 को किस हिसाब से उनको खर्च करना है। ठीक है। तो ये पूरे महीने की प्लानिंग करना कहलाता है बजट। ठीक है। और इस प्लानिंग के जरिए वो सारे खर्चों को कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है। सारे खर्चों की लिमिटेशन बढ़ा देंगे। वो कहलाता है बजटरी कंट्रोल। देखो, अगर अब मैं आपको इसको आगे, इस एग्जाम्पल को आगे कैरी ऑन करता हूँ, तो देखे, मान के चलो आपके मम्मी पापा शाम को बैठे हैं। ठीक है। और आपके पापा की सैलरी है 50,000 रुपये। ठीक है। तो वो किस हिसाब से बजट बना रहे हैं। ठीक है। अब वो बजट बना रहे हैं, तो भाई साहब, उन्होंने बजट में ये फिक्स किया कि अपना जो बड़ा बच्चा है उसको अपन 3,000 रुपये की पर मंथ की पॉकेट मनी दे देंगे। ठीक है। और उसको 3,000 रुपये देकर बोलेंगे, भाई हमने ये 3,000 दे दिए, अब तो इसमें से कुछ भी खा पी, कुछ भी तेरे पढ़ने की चीज़ें खरीद, तेरे को कोई और खर्चा करना है, कपड़े वगैरह कर खरीदने हैं तो वो खरीद, कुछ भी कर। ठीक है। 3,000 रुपये हम तेरे को हर महीने दे देंगे। ठीक है। वो प्लानिंग की दे दिया, और इस प्लानिंग से अपन ने उसको कंट्रोल कर दिया, उसके खर्चों को कंट्रोल कर दिया। ठीक है। अब छोटे वाले बच्चे के लिए अपन ने 2,000 रुपये फिक्स किए, तो अपने 5,000 रुपये का खर्चा तो ये हो गया। ठीक है। ये प्लानिंग हो गई। इसके अलावा अपना जो बिजली का खर्चा है वो आ जाता है, मान के चलो 1,000 रुपये का। ठीक है। अब घर में अगर 5-6 मेंबर है तो मोबाइल का रिचार्ज का खर्चा आ जाता है, मान लो 1,500 रुपये का। ठीक है। ये अपन प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर डिश लगा रखा है तो उसका रिचार्ज का खर्चा आ जाता होगा 500 रुपये का। ठीक है। आपके पापा है जो घर से ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से घर आते हैं या कहीं और भी जाते हैं, तो 8,000 रुपये का पर मंथ का पेट्रोल लग जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपके घर में जो परचूनी का सामान आता है वो मान के चलो 12,000 रुपये का आता है। ठीक है। तो टोटल 32,500 का आपके खर्चा हो गया। ठीक है। और इसके अलावा कोई और भी खर्चा है तो वो भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। वो उसी इस हिसाब से सारे खर्चों की प्लानिंग कर रहे हैं आपके मम्मी पापा बैठकर। ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने बोला कि चलो 8,500 रुपये कोई और भी खर्चा हो जाता है। ठीक है। तो टोटल आपके महीने का खर्चा 41,000 का है, जबकि आपके पापा की सैलरी 50,000 रुपये है। ठीक है। उन्होंने 50,000 की सैलरी को मैनेज कर लिया 41,000 के खर्चों में। अब बाकी 9,000 बचे, तो उनका वो क्या करेंगे, उन्होंने सोचा कि इसको अपन सेविंग के रूप में रख लेंगे कि कभी कोई इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई या कल को कोई बड़े खर्चे आएगा, अपन को घर बनाना है, बच्चों की शादी करनी है, उस हिसाब से अपन 9,000 रुपये बचा लेते हैं। ठीक है। तो ये उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आपके मम्मी पापा ने क्या किया है, बजट बनाया। ठीक है। कि अगले 1 महीने में जो अपनी सैलरी आ रही है उसको किसी किसी हिसाब से अपन को खर्च करना है। ठीक है। एक मिनट। इस हिसाब से आपके मम्मी पापा ने घर का बजट बना लिया पूरे महीने का। ठीक है। और इस बजट के द्वारा उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल कर ली। कैसे कर ली, भाई उन्होंने आपकी मम्मी को फिक्स पैसा दे दिया, भाई इतने रुपए का तेरे को परचूनी के सामान खरीदने हैं। ठीक है। वो आपके पापा ने दोनों बच्चों को, एक को बड़े वाले को 3,000 और छोटे वाले को 2,000 रुपये फिक्स अमाउंट दे दिया कि भाई साहब तेरे को इतने रुपए तुम खर्च कर सकते हो। ठीक है। चाहे तुम किसी भी हिसाब से खर्च करो, ये तुम्हारी लिमिट है। ठीक है। तो बजट बनाया और बजट के द्वारा अपन कंट्रोल कर लेते हैं चीज़ों को। ठीक है। ये अपन हर कोई करता है। देखो, जो स्टूडेंट स्टडी करता है वो भी ये चीज़ें करता है। कोई स्टूडेंट बिजनेस करता है, वो सॉरी, कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो वो भी अपने बजट बनाता है और बजट के द्वारा चीज़ों को कंट्रोल करता है। एक टीचर
जो टीचिंग करता है, ठीक है, वो भी बजट बनाता है और बजट के द्वारा चीज़ों को मैनेज करता है या कंट्रोल करता है। हर एक कोई हर हर बंदा इसी हिसाब से चीज़ें करता है, ठीक है, हर कोई आदमी बजट बनाता है, ठीक है, गवर्नमेंट भी बजट बनाती है, ठीक है, एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है एक्सपेंडिचर बजट। एक एक्सपेंडिचर बजट में वो पहले तो रेवेन्यू बजट बनाती है कि भाई साहब गवर्नमेंट ये सोचती है कि पूरे साल भर में इनकम टैक्स से मेरे पास कितने पैसे आएंगे, ठीक है, जीएसटी से मेरे पास कितने पैसे आएंगे, गवर्नमेंट की कोई कंपनी है तो उनसे कितने पेमेंट आएगी, गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं उनसे अपने पास कितना पेमेंट आएगा साल भर में, ठीक है, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट ने रेवेन्यू बजट बना लिया, ठीक है, फिर उनको पता होता है कि साल भर में लगभग अपने पास इतनी रेवेन्यू आएगी। फिर उसके हिसाब से वो एक्सपेंडिचर बजट बनाते हैं कि भाई साहब ये इतना पैसा है तो इसमें से सड़कों में कितना लगाना है, ठीक है, रेल में कितना लगाना है, ठीक है, मतलब जो अपनी सेना है उसमें कितना पेमेंट लगाना है, मतलब नई नौकरियों के लिए कितना पेमेंट खर्च करना है, ठीक है, ये सारा कुछ गवर्नमेंट भी प्लानिंग करती है, ठीक है, और उस प्लानिंग के हिसाब से ही वो चीज़ों को मैनेज करती है या कैलकुलेट करती है, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं बजट एंड बजटरी कंट्रोल। अब देखो भाई, अब अपन को इस चैप्टर में बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचनी है कि एक जो बिजनेसमैन होता है वो किस हिसाब से बजट बनाता है और किस हिसाब से अपनी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो देखो, कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है, कोई भी कंपनी का डायरेक्टर है या मालिक है, वो क्या करेगा, वो भाई साहब जितने भी डिपार्टमेंट के हेड है ना उन सबको बुलाएगा, ठीक है, वो सबसे पहले सेल्स मैनेजर को बुलाएगा, ठीक है, उसके साथ ही वो परचेज मैनेजर को भी बुला लेगा, ठीक है, इसके साथ ही वो प्रोडक्शन मैनेजर को भी बुला लेगा, इसके साथ ही वह सुपरवाइजर को भी बुला लेगा, ठीक है, और सबको बुलाकर मीटिंग लेगा, ठीक है, और मीटिंग में वो क्या करेगा, वो सेल्स मैनेजर को बोलेगा, पूरे साल भर का बजट बना के वो सेल्स मैनेजर को दे देगा। देख भाई सेल्स मैनेजर, तेरे को जनवरी के महीने में इतने की सेल करनी है, फरवरी के महीने में इतने की सेल करनी है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तुम्हें पूरे 12 महीने में हर एक मंथ वाइज वो उसको बजट बना के दे देगा, बस आप इतने ती यूनिट तेरे को सेल करनी है, ठीक है। अब बात ये आती है कि यार ये बजट बनता कैसे है। देखो, ये बजट बनता है पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर, ठीक है भाई। पिछले साल आपने मतलब जो कितनी यूनिट का सेल हुई, मतलब कौन से महीने में कितने ती यूनिट सेल हुई थी, और आपने इस साल क्या किया, जो अपना मार्केटिंग है वो आपने और बढ़ा ली, ठीक है, तो आपने मार्केटिंग और बढ़ा ली, तो सीधी सी बात आपका ये ऑब्जर्वेशन ये है कि पिछले साल जितनी भी सेल हुई थी ना उससे 10% अपनी सेल इस साल ज़्यादा होगी। तो मान के चलो पिछले साल जनवरी के महीने में 10,000 यूनिट की सेल हुई थी, तो अब ये महीने का आपने बजट किया कैसे बनाया, 10,000 प्लस 10%, 11,000 यूनिट, ठीक है। फरवरी के सेल में पिछली बार जो सेल हुई थी वो 12,000 यूनिट की हुई थी प्लस 10%, मतलब इस साल आपका फरवरी का बजटेड सेल कितनी होगी, 13,200 यूनिट। पिछली बार मार्च के महीने में 15,000 यूनिट की सेल हुई थी, और आपने अब की बार मार्केटिंग ज़्यादा की है तो आपकी 10% सेल बढ़ जाएगी, तो इस बार जो आपकी सेल होगी वो मार्च में 16,500 यूनिट की होगी, ठीक है। इस हिसाब से आपने सेल बजट बना दिया, और सेल बजट बना के आपने जो आपका सेल्स मैनेजर है उसको आपने दे दिया। अब भाई साहब ये तो सेल्स मैनेजर का काम पूरा हो गया। अब आपने क्या किया, क्या हो गया इसकी, अब आपकी मीटिंग में और कौन है, सेल्स मैनेजर के अलावा आपके मीटिंग में है प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, प्रोडक्शन मैनेजर को भी बुलाया, और प्रोडक्शन मैनेजर को भी अपन ने मंथ वाइज कितनी यूनिट प्रोड्यूस करके देनी है वो भी अपन ने उसको दे दी। भाई देख प्रोडक्शन मैनेजर, जनवरी के महीने में इतनी सेल होगी, ठीक है, तो इतनी यूनिट तेरे को बनाकर मेरे को देनी है, ठीक है। फरवरी के महीने में इतनी यूनिट की सेल होगी तो तेरे को इतनी यूनिट बनाकर मेरे को देनी है। मार्च से लेकर दिसंबर के बीच में इतनी ती यूनिट की जो सेल्स मैनेजर है वो सेल करेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन मैनेजर तू इतनी ती यूनिट बनाकर सेल्स मैनेजर को अवेलेबल करवाएगा, ठीक है। इस हिसाब से बन जाएगा आपका प्रोडक्शन बजट, ठीक है। देखो सारे बजट एक दूसरे पर डिपेंड है, मतलब सेल्स बजट के हिसाब से ही प्रोडक्शन बजट बनेगा, ठीक है। प्रोडक्शन बजट के हिसाब से कौन सा बजट बनेगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, ठीक है। रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट कैसे बनेगा भाई, सीधी सी बात है, आप जिस महीने में जितनी यूनिट बना रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है कि भाई साहब जनवरी के महीने में मेरे को 10,000 यूनिट बनानी है,
ठीक है, और 1 यूनिट बनाने में 2 किलो रॉ मटेरियल लगता है, तो जनवरी के महीने में मेरे को 20,000 किलो रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। ठीक है, मार्च के महीने में आप 12,000 यूनिट बना रहे हो, तो मार्च के महीने में आपका 24,000 यूनिट का रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। मई के महीने में आप 15,000 यूनिट बना रहे हो, तो मई के महीने में 30,000 किलो रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। ठीक है, तो पहले सेल्स बजट हो गया। ठीक है, सेल्स बजट के हिसाब से आपने प्रोडक्शन मैनेजर को बोल दिया कि भाई देख प्रोडक्शन मैनेजर तेरे को इतनी यूनिट बनाकर देनी है। ठीक है, इसके हिसाब से जो उसके हिसाब से आपने रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बना लिया। ठीक है, भाई कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करना है और कितना रॉ मटेरियल आपका कंज्यूम होगा। इसके अलावा आपका एक बनेगा रॉ मटेरियल परचेज बजट। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज बजट में क्या होता है, रॉ मटेरियल परचेज बजट में अपन को कौन से महीने में कितनी यूनिट परचेज करनी है वो अपन निकालेंगे रॉ मटेरियल परचेज बजट से, और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपन किसको देंगे, परचेज मैनेजर को। अपन बोल देंगे देख भाई परचेज मैनेजर, जनवरी के महीने में इतनी यूनिट बनेगी। ठीक है, उस हिसाब से जनवरी के महीने में इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से तेरे को इतना रॉ मटेरियल खरीदना है। ठीक है, फरवरी के महीने में तेरे को इतना रॉ मटेरियल खरीदना है, मार्च के महीने में इतना रॉ मटेरियल खरीदना है। ठीक है, ये प्रोडक्शन बजट के हिसाब से आपका निकल जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से अपन उसको पूरा साल भर का जो बजट बनाकर उसको दे देंगे परचेज मैनेजर को, भाई तेरे को इसी हिसाब से यूनिट परचेज करनी है। ठीक है, इस हिसाब से आपने परचेज मैनेजर की भी जिम्मेदारी बांध दी। अब प्रोडक्शन बजट के आधार पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कितने नंबर ऑफ वर्कर चाहिए। भाई सीधी सी बात है, मान के चलो आप जनवरी के महीने में 1000 यूनिट बनाते हो। ठीक, और 1 यूनिट मतलब, और आपके मतलब 1 यूनिट बनाने में आपको 2 वर्कर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो 1000 यूनिट बनाने में आपको कितने वर्कर चाहिए, ठीक है 2000 वर्कर चाहिए। तो इस हिसाब से आपका जो लेबर कॉस्ट बजट है वो भी बन जाएगा। ठीक है, लेबर कॉस्ट बजट में आप क्या करोगे, जो सुपरवाइजर है उसको बोल दोगे भाई देख सुपरवाइजर, जनवरी के महीने में मेरे को इतनी यूनिट बनानी है, तो जनवरी के महीने में मेरे को इतने वर्कर चाहिए। फरवरी के महीने में मेरे को इतनी यूनिट बनानी है, तो फरवरी के महीने में मेरे को इतने लेबर चाहिए। मार्च के महीने में मेरे को इतनी यूनिट बनानी है, तो मार्च के महीने में मेरे को इतने लेबर चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से मई से दिसंबर तक मेरी इतनी यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा, और उस हिसाब से मेरे को नंबर ऑफ वर्कर्स की जरूरत है। ठीक है, तो भाई साहब इस हिसाब से अपन ने सुपरवाइजर को भी उसकी जिम्मेदारी दे दी कि तेरे को कौन से महीने में कितने लेबर की का रिक्रूटमेंट करना है या कितने लेबर तेरे को अरेंज करने हैं। ठीक है, अब देखो ये अपन ने बजट बनाकर हर एक डिपार्टमेंट के जो हेड थे उनको अपन ने दे दिया। ठीक, और इससे अपन चीज़ों को कंट्रोल भी कर लेंगे। कंट्रोल कैसे कर लेंगे, भाई जनवरी के महीने में अपन ने सेल्स मैनेजर को बोल दिया भाई तेरे को इतनी यूनिट सेल करनी है। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर को अपन ने जनवरी के महीने में बोल दिया भाई देख प्रोडक्शन मैनेजर तेरे को जनवरी के महीने में 8000 यूनिट बनाकर देनी है। ठीक है, अब अपन को कुछ भी माथापच्ची नहीं करनी है। ठीक है, उसको एक बार बोल दिया। ठीक है, अब 31 जनवरी को ही अपन उससे बात करेंगे। ठीक है, अगर वो उससे कम यूनिट अपन को बना के देता है, ठीक है, तो फिर अपन उससे बात करेंगे भाई इतनी कम यूनिट तूने कैसे बनाई। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपने बजट बना के चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, आपने हर एक डिपार्टमेंट को आपने एक जिम्मेदारी फिक्स कर दी। ठीक है, और उसके हिसाब से उनको काम करना है, मतलब आपने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, आपने चीज़ों को मैनेज कर लिया, आपने चीज़ों को अरेंज कर लिया। ठीक है, ये सब चीज़ें कहलाता है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। देखो इसमें क्या होता है, इसमें देखो ये तो बड़े लेवल का बजट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मतलब जो ओनर है या डायरेक्टर है उसने जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनको सबको जिम्मेदारी दे दी। ठीक है, अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो भाई साहब अपने जो नीचे लेवल के, उनसे जो नीचे लेवल पर जो वर्कर काम करते हैं, ठीक है, उनको जिम्मेदारी दे देंगे। कैसे भाई, जैसे मान के चलो अपन ने जो सुपरवाइजर है उसको बोल दिया भाई देख सुपरवाइजर तेरे को हर एक महीने में इतने ते वर्कर का अरेंजमेंट करना है। तो सुपरवाइजर क्या बोलेगा, सुपरवाइजर जो भी कॉन्ट्रैक्टर उसको लेबर अवेलेबल करवाता है, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्टर को पहले ही बोल देगा भाई देख कॉन्ट्रैक्टर मेरे को जनवरी के महीने में 40 वर्कर चाहिए, देख भाई कॉन्ट्रैक्टर फरवरी के महीने में मेरे को 45 वर्कर चाहिए, मार्च के महीने में मेरे को 50 वर्कर चाहिए, मई के महीने में मेरे को 55 वर्कर चाहिए। ठीक है, तो जो वर्कर्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसने जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको जो वर्कर अवेलेबल करवाता है उसको दे दी। ठीक है, उसने जिम्मेदारी आगे बढ़ा दी। ठीक है, इसी हिसाब से अब जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो क्या करेगा भाई, जो वहां पर काम करता है, ठीक है, तो उन सब की जिम्मेदारी बांट देगा। देखो भाई
जो वर्कर काम करते हैं उनको बोलेगा देखो भाई अगर आप एक साइड बना, जैसे मान के चलो एक साइड बनाते हो, ठीक है, तो एक साइड में आपको 2.5 मीटर कपड़ा लगाना है, ठीक है। तो अगर एक दिन में अगर आप 10 साइड बनाते हो, ठीक है, तो 25 मीटर से ज़्यादा कपड़ा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ये उन्होंने बजट बना के उनको दे दिया, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा अगर आप कटिंग कर रहे हो या वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ सही नहीं होगी, आपको इसी हिसाब से करना है, ठीक है। इसी हिसाब से उनने जो वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका टाइम भी फिक्स कर दिया। देख भाई जो कटिंग डिपार्टमेंट वाला बंदा है उनको बोल दिया भाई साहब एक साइड की कटिंग है ना वो आपको 15 मिनट में करनी है, ठीक है। जो पैकिंग वाला डिपार्टमेंट है उसको बोल दिया भाई साहब एक साइड की पैकिंग आपको 5 मिनट में करनी है, ठीक है। जो वर्कर सिलाई कर रहा है उसको बोल दिया भाई एक साइड सिलने में तेरे को 1 घंटा लगना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से उन्होंने भी आगे रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी, ठीक है। और मटेरियल की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी, और बाकी कोई और भी खर्चे है तो उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी। मतलब सीधी सी बात है यार, देखो किसी भी इंडस्ट्री को काम करना है ना तो उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। बिना प्लानिंग के कोई भी इंडस्ट्री सही तरीके से काम कर ही नहीं सकती, ठीक है। और वो प्लानिंग कैसे करेगी, वो बजट बना के ही प्लानिंग कर सकती है, ठीक है। और बजट बना के वो चीज़ों को मैनेज करेगी, चीज़ों को वो अरेंज करेगी, चीज़ों को उसी हिसाब से वो हैंडल करेगी, ठीक है। तो अपन इस चैप्टर में यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बजट बनाना, भाई किस हिसाब से अपन बजट बनाएंगे। तो देखो इस चैप्टर में अपन को जो बजट पढ़ने हैं वो मैं आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। भाई मैंने आपको जो बजट होता है उसका क्या मतलब होता है और बजटरी कंट्रोल का क्या मतलब होता है, ये चीज़ तो मैंने आपको समझा दी थ्योरेटिकल। अब अपन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, अगर मैं आपको चीज़ें समझाऊँ तो अपन कौन कौन से बजट बनाएंगे उनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सेल्स बजट, ठीक है। इसके क्वेश्चन हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। और सेल्स बजट का मैंने मतलब आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रोडक्शन बजट, ठीक है। प्रोडक्शन बजट का मतलब क्या होता है कि कौन से महीने में आपको कितनी यूनिट सेल करनी है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट आपको क्या बताएगा कि कौन से महीने में कितना रॉ मटेरियल, कौन सा रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम होगा। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे रॉ मटेरियल परचेज बजट। रॉ मटेरियल परचेज बजट आपको ये बताएगा कि कौन से महीने में कितने क्वांटिटी आपको परचेज करनी है। उसी के हिसाब से अपन बढ़ाएंगे लेबर कॉस्ट बजट। लेबर कॉस्ट बजट आपको ये बताएगा कि कौन से महीने में कितनी लेबर कॉस्ट लगेगी और कितने नंबर ऑफ वर्कर्स के आपको रिक्वायरमेंट है, ये लेबर कॉस्ट बजट बता देगा, ठीक है। इसके अलावा अपन एक पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल बजट। देखो फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है कि बहुत सारे अपने पास प्रपोजल होते हैं, ठीक है। तो उन प्रपोजल का अपन उन प्रपोजल के जो इवेल्युएशन करते हैं हम, ठीक है, उनका अपन बजट बनाते हैं, टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर बजट बनाते हैं, वो फ्लेक्सिबल बजट कहलाता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। भाई जैसे मान के चलो आप साल भर के दौरान 10,000 यूनिट बेचते हो तो कितने रुपए की आपकी सेल होगी, कितने रुपए का खर्चा लग, कितनी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, कितनी फिक्स कॉस्ट लगेगी, कितने प्रॉफिट होगा, ठीक है। और हर एक कॉस्ट का बाइफिकेशन करना। यदि आप 10,000 की जगह 12,000 यूनिट बेचते हो, ठीक है, तो कितने रुपए की सेल होगी, कितने रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, हर एक खर्चे का बाइफिकेशन, कितने रुपए की फिक्स कॉस्ट लगेगी, कितने रुपए का प्रॉफिट होगा। इसी हिसाब से यदि आप 18,000 यूनिट बनाकर बेचते हो तो कितने रुपए की सेल होगी, ठीक है, कितने रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, कितने रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी, कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसी हिसाब से मतलब बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शन का आपको एनालिसिस करना है कि कितनी सेल होगी, कितने रुपए के खर्चे लगेंगे, कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसका एनालिसिस जिस बजट से अपन करेंगे वो फ्लेक्सिबल बजट है। मतलब ये इसका देखो नाम ही फ्लेक्सिबल है, ठीक है। मतलब हर एक सिचुएशन के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। एक ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन एक बजट पढ़ेंगे केस बजट। देखो जो केस बजट है उसमें ये होता है कि भाई साहब कौन से महीने में आपके पास कितना केस आएगा, ठीक है, और कौन से सोर्स से आएगा, ठीक है। और आपकी जो फैक्ट्री है उसमें, जो आपकी जो इंडस्ट्री है, ठीक है, जो भी आपकी कंपनी है, जो भी फर्म है, उसमें कौन कौन से सोर्स से कितना पेमेंट आएगा और कौन कौन से सोर्स से कितना पेमेंट जाएगा, ठीक है। और आपके हर एक महीने के एंड में कितना पेमेंट बचेगा, ठीक है। ऐसा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का अपन बजट बनाएंगे केस का, ठीक है, केस का इनफ्लो और आउटफ्लो का, ठीक है, एनालिसिस अपन करेंगे केस बजट के द्वारा। इसके अलावा एक अपन पढ़ेंगे मास्टर बजट। देखो मास्टर बजट में क्या होता है, मतलब अगर अपन बजटेड P&L बना ले तो उसको अपन मास्टर बजट कहते हैं,
कैसे भाई? बस जैसे पूरे साल भर में कितने रुपए की सेल होगी, ठीक है, कितने रुपए की कौन सी कॉस्ट लगेगी, मतलब पूरे साल भर का जो पीएनडल है ना, एस्टिमेटेड पीएनडल, फ्यूचर ईयर का एस्टिमेटेड पीएनडल बनाना ही कहलाता है मास्टर बजट। ठीक है, एक अपन वो पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि ये चीजें तो सही है, लेकिन आप ये बताओ कि ये बजट आखिर बनते कैसे हैं। देखो बजट कैसे बनते हैं, बजट बनते हैं अपने फास्ट एक्सपीरियंस पर, फास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर। मतलब पिछले साल में अपना एक्सपीरियंस क्या रहा, ठीक है, पिछले साल किस हिसाब से चीज़ें हुई, ठीक है, फिर उसमें अपन फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, भाई फ्यूचर में कौन सी चीज़ में क्या प्रोबेबिलिटी होने की संभावना है, ठीक है, उस हिसाब से अपन सारे बजट तैयार करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, भाई जैसे आपको रॉ मटेरियल, आपको कंजम्पशन बजट बनाना है, तो आपकी जो फ्यूचर में मतलब पास्ट जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा है कि भाई साहब 1 यूनिट बनाने में आपको 10 किलो रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है, लेकिन अब आपको ये पता है कि भाई साहब 10 नहीं लगेगा, अपना 1 यूनिट बनाने में 11 किलो रॉ मटेरियल बनेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने यूनिट का साइज बड़ा कर दिया हो, ठीक है। तो तो अब आप रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट कैसे बनाओगे, ठीक है, मतलब जो पास्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है, और फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी है, उसमें चेंज करके अपन बजट बनाते हैं। देखो बजट के एक और फायदे, ये तो मैंने आपको चीज़ें बता दी कि बजट के द्वारा आप चीज़ों को मैनेज कर लेते हो, कंट्रोल कर लेते हो, ठीक है, चीज़ों को उस हिसाब से आप अरेंज कर लेते हो। एक और बजट का फायदा ये होता है कि बजट से अपन को केस का भी पता चल जाता है। भाई साहब जनवरी के महीने, अब आपको हर एक महीने की परचेज पता चल गई, भाई कौन से महीने में आपको कितनी यूनिट परचेज करनी है, तो उस हिसाब से आप केस का अरेंजमेंट आप आज ही कर लोगे, ठीक है। आपको ये पता चल गया कि कौन से महीने में कितने वर्कर्स की आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप जो अपना केस की जो केस की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी आप उस हिसाब से हैंडल कर लोगे, ठीक है। तो भाई इस हिसाब से मैंने आपको एक बार जो इसका मतलब था वो समझा दिया। अब अपन एक एक बजट का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रोडक्शन बजट की। प्रोडक्शन बजट की भाई देखो प्रोडक्शन बजट कैसे बनता है। टॉपिक नंबर 1 अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन बजट। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि प्रोडक्शन बजट आखिर में होता क्या है। देखो प्रोडक्शन बजट ये होता है कि भाई साहब जो अपनी इंडस्ट्री है, ठीक है, जो अपनी फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें अपन को ये पता होती है कि भाई साहब कौन से महीने में अपन को कितनी सेल करती है, ठीक है, तो उस हिसाब से अपन आज ही, ठीक है, 1 जनवरी को ही अपन फिक्स कर लेते हैं कि जनवरी के महीने में मेरे को कितनी यूनिट बनानी है, फरवरी के महीने में मेरे को कितनी यूनिट बनानी है, और मार्च से लेकर दिसंबर तक मेरे को कौन से महीने में कितनी यूनिट बनानी है, ठीक है, उसका आज एस्टिमेशन करना ही प्रोडक्शन बजट कहलाता है, ठीक है भाई, ये बात होगी। अब देखो एक और चीज़ मैं बताऊं, देखो बजट का कभी भी कोई फिक्स वो नहीं होता है। आप चाहो बजट तो पर डे के हिसाब से भी बना सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो बजट तो वीक के हिसाब से भी बना सकते हो, आप चाहो बजट तो मंथली बना सकते हो, आप क्वार्टरली भी बना सकते हो, आप हाफ ईयरली भी है, आप एनुअली भी बजट बना सकते हो, ठीक है, जिस हिसाब से आपको सूटेबल हो उस हिसाब से आप बजट बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अपन अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अपन को क्वेश्चन जिस हिसाब से बोलेगा उस हिसाब से अपन बजट बना लेंगे। तो देखो प्रोडक्शन बजट की यदि मैं बात करूं, तो जैसे मान के चलो यहाँ पर अपन बनाते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने का अपन प्रोडक्शन बजट बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे बजटेड सेल्स, बजटेड सेल्स। भाई देखो सीधी सी बात है, जनवरी के महीने में मेरे को इतनी यूनिट बनानी है, सॉरी इतनी यूनिट सेल करनी है, फरवरी के महीने में मेरे को इतनी यूनिट सेल करनी है, और मार्च के महीने में मेरे को इतनी यूनिट सेल करनी है। इसमें मैं ऐड कर दूंगा बजटेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। भाई साहब जनवरी के महीने में देखो मेरे को इतनी यूनिट तो बनानी है, सॉरी इतनी यूनिट तो मेरे को सेल करनी है, तो वो तो मेरे को बनानी ही बनानी है, ठीक है। इसके अलावा मैं फरवरी के महीने में
मेरे को सेल करनी है तो उसके लिए भी मैं कुछ क्लोजिंग स्टॉक बना के रख लेता हूँ। ठीक है, मार्च के महीने में मेरे को जो सेल करनी है उसके लिए भी मैं फरवरी में कुछ क्लोजिंग स्टॉक बना बना के रख लेता हूँ। ठीक है, मई के महीने में मेरे को सेल करनी है, ठीक है, उसके लिए भी मैं मार्च के महीने में कुछ क्लोजिंग स्टॉक बना के रख लेता हूँ। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि भाई साहब आपको 1000 यूनिट सेल करनी है। ठीक है, आपको 1000 यूनिट सेल करनी है तो ये तो आपको बनानी ही बनानी है। ठीक है, इसके अलावा आपको 300 यूनिट 300 यूनिट का आपको क्लोजिंग स्टॉक रखना है। तो इसका मतलब आपको कितनी यूनिट बनानी है? आपको 1300 यूनिट बनानी है। ठीक है भाई, आपको रिक्वायरमेंट कितनी यूनिट बनाने की है? 1300 यूनिट बनाने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके पास कुछ ओपनिंग स्टॉक भी तो होगा, उसको मैं लेस कर दूंगा। ब्लू बजटेड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बस अब इतनी यूनिट का फिनिश गुड्स का मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, तो मेरे पास इस हिसाब से आ जाएगा बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। भाई देखो, जनवरी के महीने में मेरे को 1000 यूनिट की सेल करनी है। ठीक है, तो वो तो मेरे को बनानी ही बनानी है। इसके अलावा मेरी प्लानिंग ये है कि मैं जनवरी के महीने में 300 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक रखता हूँ। ठीक है, तो मेरे को 1300 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, जबकि मेरे पास 200 यूनिट पहले से गोदाम में फिनिश गुड्स की बनी हुई पड़ी हुई है। तो इसका मतलब मैं 1100 यूनिट बनाऊंगा। सीधी सी बात है। अब फरवरी के महीने में क्या करोगे? फरवरी के महीने में आपको 1200 यूनिट सेल करनी है। ठीक है भाई, फरवरी के महीने में आपको 1200 यूनिट सेल करनी है, लेकिन मार्च के लिए, ठीक है, मार्च के महीने के लिए आप कुछ यूनिट फरवरी में ही बना के रख लेते हो। मान के चलो आप 600 यूनिट बना के रख लेते हो। तो भाई साहब, फरवरी के महीने में 1200 यूनिट तो आपको बेचनी है, तो वो तो बनानी बनानी है। इसके अलावा 600 यूनिट का आपको फिनिश गुड्स स्टॉक रखना है। तो टोटल आपको 1800 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, टोटल आपको 1800 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। अब जो जनवरी का क्लोजिंग है वो फरवरी का ओपनिंग हो जाएगा। तो भाई साहब 300 यूनिट मेरे पास बनी हुई पड़ी है, तो इसका मतलब मैं 1500 यूनिट और बना लूंगा। ठीक है, मैं 1500 यूनिट और बना लूंगा। ये मेरा प्रोडक्शन बजट बन गया। भाई देखो, सीधी सी बात है, प्रोडक्शन बजट बिल्कुल आसान बजट है। इसमें अपन को क्या करना है भाई, जितनी यूनिट में सेल करूंगा उतनी तो मेरे को बनानी है। ठीक है, इसके अलावा अगले महीने में मेरे को कुछ सेल करनी है, तो उसका भी मैं कुछ क्लोजिंग स्टॉक इसी महीने में बनाकर रख लेता हूँ। ठीक है, तो वो भी मैं बनाऊंगा। ठीक है, जबकि मेरे पास इतनी यूनिट्स का बना हुआ स्टॉक है, तो मेरे को नेट इतनी बनानी है। ठीक है, ये मेरा प्रोडक्शन बजट आ जाएगा। देखो, इसमें एक और चीज होती है, प्लस कर दूंगा मैं लॉस इन प्रोडक्शन। मान के चलो आप जब भी प्रोडक्शन करते हो ना, तो उसमें मान के चलो 10% आपका लॉस हो जाता है, मतलब 90% ही आपका फिनिश गुड्स बन पाता है। ठीक है, तो इसको मैं बोल दूंगा ग्रोस बजटेड प्रोडक्शन। तो यहां आ जाएगा मेरा नेट बजटेड प्रोडक्शन। ऐसे मान के चलो आपके जैसे मान के चलो आपको 10% यूनिट्स का लॉस होता है। अब भाई साहब मेरे को 1100 यूनिट बनानी है। ठीक है, तो 1100 यूनिट में बना 1100 यूनिट मेरे को नेट चाहिए। ठीक है, लेकिन 10% लॉस होगा। तो भाई साहब सीधी सी बात है, यदि मेरे को 1100 यूनिट चाहिए, ठीक है, भाग 90 इंटू 100। ठीक है, यदि मैं 100 यूनिट बनाता हूँ, ठीक है, तो मेरी 90 यूनिट बनती है। यदि मेरे को 1100 यूनिट बनानी है, ठीक, 1100 यूनिट चाहिए, तो मैं कितनी यूनिट पर काम चालू करूंगा? 1212 पर माइनस 1100, 122 यूनिट।
ठीक है भाई, देखो सीधी सी बात है, मेरे को 1100 यूनिट चाहिए, ठीक है, 1100 यूनिट में बनाऊंगा, ठीक है, जबकि 10% मेरा लॉस होता है, तो भाई साहब मैं 1212 यूनिट बनाऊंगा ना, तो उसमें से 122 यूनिट का लॉस हो जाएगा, तो मेरी यूनिट बनेगी 1100। इस हिसाब से आपका प्रोडक्शन बजट तैयार हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं आगे अब जब प्रैक्टिकल करवाऊंगा तब आपको ये चीज़ें और समझा दूंगा। तो देखो अपन इस पर बेस एक क्वेश्चन करते हैं। भाई मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। जिज्ञासा लिमिटेड इज ड्राइंग ए प्रोडक्शन प्लान फॉर इट्स टू प्रोडक्ट मिनीमैक्स एंड हेवी आई फॉर द ईयर एंडेड 13-14। मतलब जिज्ञासा लिमिटेड है, वो एक प्रोडक्शन प्लान बना रही है दो प्रोडक्ट के लिए, एक का नाम है मिनीमैक्स, एक का नाम है हेवी आई, ठीक है। द कंपनीज पॉलिसी इज टू होल्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द रेट 25% ऑफ एंटिसिपेटेड वॉल्यूम सेल्स ऑफ द सजेस्टिंग मंथ। मतलब कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी की पॉलिसी है कि भाई साहब वो हर महीने क्लोजिंग स्टॉक भी फिनिश गुड्स का रखती है, और कितना रखती है, 25%। 25% रखती है किसका, एंटी एंटिसिपेटेड वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सेल्स ऑफ द सजेस्टिंग मंथ। मतलब जो आपका नेक्स्ट मंथ है ना, इसका मतलब होता है नेक्स्ट, बस आप जो आपका अगला महीने है ना, अगले महीने की जो सेल क्वांटिटी आएगी ना, उस सेल क्वांटिटी का 25% आपको क्लोजिंग स्टॉक रखना है। देखो ये इस क्वेश्चन की सबसे मेन लाइन है, ठीक है, इस चीज को समझ लेना। भाई देखो आपको सेल, जितनी यूनिट आप सेल करोगे, ठीक है, उतनी तो आप प्रोडक्शन करोगे ही करोगे। बाकी अपनी प्लानिंग क्या है, अगले महीने में मैं जो सेल करूंगा ना, उसका 25% भी मैं इसी महीने बना के रख लूंगा, ठीक है, तो वो भी मेरे को यूनिट बनानी है। द फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड डेटा फॉर टू प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट के लिए जो एस्टिमेटेड डेटा है वो इस हिसाब से है। भाई जो बजटेड प्रोडक्शन है ना, वो मिनीमैक्स का साल भर का 1,80,000 का है, हेवी आई का 1,20,000 का है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मिनीमैक्स में 220 की लगती है, हेवी आई में 280 की लगती है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मिनीमैक्स में 130 रुपये पर यूनिट की लगती है, हेवी आई में 120 रुपये पर यूनिट की लगती है। जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो मिनीमैक्स में 4 लाख का लगता है और हेवी आई में 5 लाख का लगता है, ठीक है भाई। द एस्टिमेटेड यूनिट टू बी सोल्ड इन फर्स्ट 4 मंथ फॉर द ईयर एंडेड 13-14 आर एज अंडर। मतलब जो 13-14 आपका ईयर है ना, उसमें जो आपकी सेल होगी वो इस हिसाब से है। मिनीमैक्स की अप्रैल में इतनी 8,000 यूनिट, मई में 10,000 यूनिट, जून में 12,000 यूनिट और जुलाई में 16,000 यूनिट की सेल होगी। हेवी हाई की जो सेल है वो अप्रैल में 6,000 यूनिट की होगी, मई में 8,000 यूनिट की होगी, जून में 9,000 यूनिट की होगी और जुलाई में 14,000 यूनिट की होगी, ठीक है। ये आपकी बजटेड सेल्स है, मतलब आपको सेल्स बजट दे रखा है। प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट, इस सेल्स बजट से आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इन मंथ वाइज। मतलब आपको केवल फर्स्ट क्वार्टर के लिए, मतलब अप्रैल मई जून, मतलब फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई और जून के लिए आपको क्वार्टरली प्रोडक्शन बजट बनाना है। और कैसे बनाना है, मंथ वाइज, मतलब हर एक महीने का आपको अलग से कैलकुलेशन दिखाकर बनाना है, ठीक है, बना देंगे। मैंने आपको फॉर्मेट अभी समझा ही दिया था। देखो भाई यहाँ पर मैं ऊपर लिख लेता हूँ, प्रोडक्शन बजट फॉर द प्रोडक्ट मिनीमैक्स एंड हेवी आई, ब्रैकेट में लिख दोगे इन यूनिट्स। देखो सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, बजटेड सेल्स। भाई देखो अप्रैल के महीने में 8 में सबसे पहले मिनीमैक्स की बात करता हूँ, ठीक है। अप्रैल के महीने में मैं 8,000 यूनिट बेचूंगा, मई के महीने में मैं 10,000 यूनिट बेचूंगा, जून के महीने में मैं 12,000 यूनिट बेचूंगा, ठीक है, और टोटल मेरे को 30,000 यूनिट बेचनी है मिनीमैक्स की, ठीक है। तो भाई मेरे को जितनी यूनिट बेचनी है उतनी यूनिट का तो मेरे को प्रोडक्शन करना ही करना है। बाकी क्वेश्चन ने आपको क्या बोला था, क्वेश्चन ने ये बोला था कि भाई साहब नेक्स्ट मंथ आप जितनी सेल करोगे ना, उसका 25% आपको क्लोजिंग स्टॉक रखना है। तो मैं इसमें ऐड कर लूंगा बजटेड क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो मई के महीने में मैं कितनी यूनिट सेल करूंगा, 10,000,
तो इसका 25%। ठीक है, 2500 यूनिट मैं अप्रैल के महीने में बना के रख लूंगा। भाई जून के महीने में मेरे को 12,000 यूनिट की सेल करनी है, तो उसका 25% 3,000 मैं मई के महीने में बना के रख लूंगा। देखो जुलाई की सेल कितनी थी आपकी, 16,000। ठीक है, तो 16,000 का 25% 4,000 मैं जून के महीने में बना के रख लूंगा। ठीक है, ये मेरा बजटेड क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब भाई साहब अपन निकालेंगे बजटेड ओपनिंग स्टॉक, इसमें से लेस कर देंगे अपन बजटेड ओपनिंग स्टॉक। तो देखो जो अप्रैल का क्लोजिंग है वो मई का ओपनिंग बन जाएगा, जो मई का क्लोजिंग है वो जून का ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, जो जून का क्लोज सॉरी जून तक ही तो बनाता था आपको। ठीक है, तो अप्रैल मई जून का हो गया। अब भाई बात यह आती है कि अप्रैल का जो ओपनिंग स्टॉक है वो कहां से आएगा। भाई अप्रैल का क्लोजिंग तो मई का ओपनिंग बन गया। ठीक है, मई का क्लोजिंग जून का ओपनिंग बन गया, लेकिन अब अप्रैल का जो ओपनिंग स्टॉक है ना ये कहां से आएगा। तो देखो सीधी सी बात है, आपने मार्च के महीने में क्लोजिंग स्टॉक कितना रखा होगा, अप्रैल की बजटेड सेल्स का 25%। ठीक है, 2000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक आपने मार्च में रखा होगा। ठीक है, तो मार्च का ओपनिंग मार्च का क्लोजिंग अप्रैल का ओपनिंग हो गया। ठीक है, तो भाई देखो अप्रैल के महीने में मेरे को 8,000 यूनिट के सेल करनी है, 2500 यूनिट का मेरे को क्लोजिंग स्टॉक रखना है, तो टोटल 10,500 यूनिट मेरे को बनानी है। ठीक है, उसमें से 2,000 यूनिट का मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, तो मैं कितने यूनिट बनाऊंगा, 8500 यूनिट बनाऊंगा। भाई मैं मई के महीने की बात करूं तो 10,000 यूनिट का मेरे को क्लोजिंग स्टॉक रखना है। ठीक है, सॉरी 10,000 यूनिट की मेरे को सेल करनी है, 3,000 यूनिट का मेरे को क्लोजिंग स्टॉक रखना है, तो टोटल मेरे को 13,000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। उसमें से 2500 यूनिट मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है, तो 10,500 यूनिट का मैं प्रोडक्शन कर लूंगा। अब भाई मैं बात करता हूँ जून के महीने की, तो 12,000 यूनिट तो मेरे को सेल करनी है। ठीक है, प्लस 4,000 यूनिट का मेरे को क्लोजिंग स्टॉक रखना है। ठीक है, तो टोटल मेरे को 16,000 यूनिट बनानी है। उसमें से 3,000 यूनिट मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई है, तो भाई साहब मैं 13,000 यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा। ठीक है, ये मैंने मिनीमैक्स का प्रोडक्शन बजट बना दिया। इसी हिसाब से हेवी हाई का प्रोडक्शन बजट बन जाएगा। ठीक है, वो आप बना लोगे। अगर आप चाहो तो इन दोनों प्रोडक्ट का अलग अलग भी इसकी वर्किंग कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो दोनों की वर्किंग एक जगह भी कर सकते हो। देखो एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है, एक चीज़ ये ध्यान देनी है, हमेशा जो प्रोडक्शन बजट है ना वो सेल्स बजट से एक महीने का कम का बनता है। भाई एक महीने कम का क्यों बनेगा, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर आप जून का क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हो तो वो जुलाई की सेल के हिसाब से निकलेगा। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पर मैं जुलाई का प्रोडक्शन बजट बनाऊं तो वो बन ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास अगस्त की सेल दे ही नहीं रखी। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक में कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि सेल्स बजट से हमेशा प्रोडक्शन बजट एक महीने कम का बनता है। यदि सेल्स बजट आप 12 महीने का बना रहे हो तो प्रोडक्शन बजट आपके 11 महीने का बनेगा। यदि सेल्स बजट आप 8 महीने का बना रहे हो तो प्रोडक्शन बजट 7 महीने का बनेगा। ठीक है, इस हिसाब से आपका सेल्स जो प्रोडक्शन बजट है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हेवी हाई का भी आप बना लोगे, तो इस हिसाब से आपके टोटल क्वार्टर की जो प्रोडक्शन आ जाएगा वो 32,000 यूनिट तो मिनीमैक्स का आ जाएगा, और 25,000 यूनिट हेवी आई का आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रोडक्शन बजट। ठीक है, एक यहाँ पर क्या है, ये जो यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन, दूसरा आपको पूछना चाहिए था प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फॉर फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, आपको प्रिपेयर, ठीक है, यहाँ पर एक उन्होंने क्या मिस कर दिया। ठीक है, उनको प्रिंटिंग कोई मिस्टेक होगी, प्रिपेयर प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाओ फर्स्ट क्वार्टर के लिए, क्योंकि इन्होंने क्या दूसरा क्वेश्चन तो दिया नहीं, उसका सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि आपको प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाना है फर्स्ट क्वार्टर के लिए। भाई साहब जो आपने फर्स्ट क्वार्टर में जो यूनिट प्रोड्यूस की है ना, उसमें आपको कितने रुपए की प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगी वो आपको निकाल के बतानी है।
ठीक है, बता देंगे। देखो ये अपन को स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, तो इसके हिसाब से अपन प्रोडक्शन कॉस्ट बजट भी बना देंगे। देखो भाई मिनीमैक्स की मैं 32,000 यूनिट बनाऊंगा और एक यूनिट में मटेरियल 220 का लगता है, तो ये मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी। अब यदि मैं लेबर कॉस्ट की बात करूँ तो एक यूनिट में 130 रुपये का लेबर लगता है, तो 32,000 यूनिट में इतने रुपए की लेबर कॉस्ट लगेगी। अब भाई जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है ना, वो आपको पर एनम दे रखा है, मतलब वो साल भर का टोटल दे रखा है। तो साल भर का टोटल 4 लाख का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, और साल भर में आप 1,80,000 यूनिट बनाओगे, तो एक यूनिट पर आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना हो गया, 2.22। तो क्वार्टर में जब आप 32,000 यूनिट बनाओगे तो 71,111 का आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो गया। ठीक है भाई। अब यदि मैं बात करूं हेवी हाई की, ठीक है, तो एक यूनिट में 280 का मटेरियल लगता है, और हेवी हाई की आप 25,000 यूनिट बना रहे हो, तो हेवी हाई का मटेरियल आ गया। एक यूनिट में 120 रुपए की लेबर लगती है, तो 25,000 यूनिट में 30 लाख की लेबर लगेगी। अब हेवी हाई की यदि मैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की बात करूं, तो 5 लाख का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगता है 1,20,000 यूनिट बनाने में, ठीक है, तो 25,000 यूनिट बनाने में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना लगेगा, 1,04,167 का। ठीक है, तो मिनीमैक्स में 70,40,000 का मटेरियल लगा, 41,60,000 की लेबर लगी, 71,171 का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगा। तो जो टोटल क्वार्टर की कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी 1,12,71,111 की। अब भाई यदि मैं हेवी आई की बात करूं, तो 70 लाख की मटेरियल कॉस्ट लगी, ठीक है, लेबर कॉस्ट लगी आपकी 30 लाख की, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगा 1,04,167 का। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट लगी 1,04,167 रुपए की। ठीक है, ये आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बजट तैयार हो गया। ठीक है, देखो इसमें जो मेन चीज़ थी ना, वो आप जितनी यूनिट बना रहे हो उससे मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, लेबर कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है ना, ये आपको पर एनम दे रखा है, ठीक है, और पूरे साल भर में आप इतनी यूनिट बनाते हो, ठीक है, तो पर यूनिट आ जाएगा। अब फिर आपने जो क्वार्टर में प्रोडक्शन किया उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो कॉस्ट भी आ जाएगी और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्शन बजट कंप्लीट। ठीक है, अब अपन आज के लिए इतना ही करते हैं, कल अपन रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट और रॉ मटेरियल परचेज बजट के बारे में डिस्कशन करेंगे। हेलो हेलो।